नमस्कार, यदा कदा में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय पुरखौती मुक्तांगन के सामने एक चाय की गुमटी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ ये हमारा सौभाग्य है कि देश के वरिष्ठ साहित्यकार संजीव बख्शी जी हैं। संजीव बख्शी जी उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं। हाल ही में संजीव बख्शी जी के उपन्यास भूलन कांदा पर एक फिल्म बनी है, भूलन द मेज। बख्शी सर जो है अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में जिस परिवेश को लेकर के आते हैं, जिस परिवेश से उनके पात्र आते हैं, आज यह साक्षात्कार उसी तरह के परिवेश में हो रहा है। आज इस साक्षात्कार में यह भी हमारा सौभाग्य है कि बख्शी जी की कृतियों पर शोध कर रहे युवा शोधकर्ता ओंकार जी भी मेरे साथ ये माइक साझा कर रहे हैं। मेरे साथ वे भी बख्शी सर से अपने सवाल करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी काफी चर्चा है कि आपकी एक नई कृति आने वाली है, आ गई है। तो उस कृति के बारे में थोड़ा बताएंगे सर कि ये किस तरह की कृति है, किस विधा की कृति है? ये एक उपन्यास है, ढालचंद हाजिर हो। जी सर। उपन्यास है, गांव का उपन्यास है। एक गांव का रहने वाला है ढालचंद, बुजुर्ग है काफी, और 20 साल से वो तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। पेशी में जाता है और हमेशा वो सुनता है ढालचंद हाजिर हो। फिर वो अचानक जैसे सोए हुए से उठ के सर दौड़ते भागते जाता है कि आज कुछ हो जाए सर तहसील कार्यालय में, और फिर कोई कार्रवाई नहीं होती उसकी। सर तो ये एक वो ढालचंद की कहानी है। पत्रकार भी है सर उपन्यास में जी। अब क्या कहानी है सर ये तो मैं नहीं बताऊंगा सर क्योंकि आपको पढ़ने से उसका आनंद आएगा। सर और सर, इससे पहले आप एक और उपन्यास है खैरागढ़ नांदगांव, जी जी, ये भी काफी चर्चा में रही। भूलन द मेज पे जो बनी फिल्म को तो नेशनल अवार्ड भी मिला है। हाँ जी। और मनोज वर्मा जी जैसे बेहतरीन निर्देशक ने, बहुत संवेदनशील फिल्मकार ने वो फिल्म बनाई है जी। आप जिस तरह की अभी नई कृति का उल्लेख कर रहे हैं, उसके परिवेश का उल्लेख कर रहे हैं, तो ठीक इसी तरह का परिवेश आपके पिछले 2 उपन्यासों में भी आते हैं। हाँ तो जी। सर, ये परिवेश आपकी कृतियों में कैसे आता है? देखिए, मैं शासकीय नौकरी में था सर, और इन नौकरियों में मैं 12 वर्ष तक बस्तर में रहा। सर, बस्तर में रहा, गांव भी देखे, वहां के लोगों से भी मिला, जी सर। आदिवासियों से मिला, सर, वहां का परिवेश भी देखा। सर ये सब मेरे भीतर जहन में कहीं न कहीं जी सर, जी हाँ सर। उनकी बातें थी और इस तरीके से मेरे दिमाग में सर बस्तर चल रहा था जी, और भी गरियाबंद में भी था जी सर। वहाँ के भी आदिवासी इलाके देखे। सर वहाँ भी गांव-गांव में दौरा किया। सर रात रुकते थे हम लोग। सर पहले तो मैं तहसीलदार हुआ करता था। जी और मोटरसाइकिल से हम जाते थे, एक गांव में रुकते थे, फिर दूसरे गांव में रुकते थे। रात में गांव में रुकना सर, ये उन्हें जानने के लिए सबसे जरूरी था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 घंटे के लिए किसी गांव में कोई अफसर गया
सर और जाके काम करके लौट आया, सर इतने में उन लोगों को नहीं जान पाएगा। जी 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 सर उनको जानने के लिए रुकना बहुत जरूरी था। जी 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 तो मैं रुकता था, फिर मैं सिटी मजिस्ट्रेट हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया और बस्तर गया। जी सर तो इस तरीके से बस्तर का अनुभव जो है जी सर वो मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में सर बैठा हुआ था। सर और जब भूलन कांदा उपन्यास में लिखा सर तो उसमें वो परिवेश सारा अनुभव जो है, जी 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 सारा परिवेश जो है जी जी वो अपने आप आ गया। सर बहुत एक नेचुरल ढंग से वो आ गया। सर आप हम लोग ये सब जानते ही हैं कि आपका जन्म खैरागढ़ में हुआ है। जी जी खैरागढ़ जैसी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी आपके साथ जुड़ी हुई है। जी इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के पितामह पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी आपके दादाजी हैं। तो खैरागढ़ का और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का आपके लेखन पर आप कितना प्रभाव महसूस करते हैं, वो आपकी कृतियों में कितना आता है? खैरागढ़ में मेरा जन्म हुआ और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी जो हैं तो मेरे दादा के छोटे भाई थे। सर जी सर। उस परिवार में शुरू से मैं ये देखता आया कि वहाँ साहित्य और कला जो है जी पहले से हाँ वहाँ पर था फल और फूल रही लोगों है। में, हाँ लोगों में था, परिवार के सदस्यों में सर उसकी रुचि थी। मेरी जो दादी थी वो पढ़ने में बड़ी रुचि लेती थी, चंद्रकांता संतति मंगवाती थी, वो सारे उसके अध्याय मंगवा के बाइंड करवा के रखा हुआ था। तो वो बाइंड किया हुआ चंद्रकांता संतति स्कूल में पढ़ते हुए हम लोगों ने भी पढ़ लिया। तो उस समय से चंद्रकांता संतति पढ़ने से कल्याण भी आता था, वो भी पढ़ते थे हम लोग। उसको पढ़ने से एक मन में कहीं न कहीं से एक विचार अपने आप पैदा हुआ कि कुछ लिखना भी चाहिए आगे। तो ये इस विचार से स्कूल में पढ़ते हुए भी या स्कूल से थोड़ा सा निकल के कॉलेज की पढ़ाई के लिए हम नांदगांव आ गए। सर दिग्विजय महाविद्यालय में हमने गणित की पढ़ाई की सर और गणित में फिर एमएससी हुए सर दिग्विजय महाविद्यालय में। जी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए 70, 71, 72 की बात होगी। सर डायरी में कविता लिखना शुरू कर दिया। जी जी ये सब संस्कार, हाँ नहीं तो हम तो साइंस से स्टूडेंट थे, बिल्कुल साइंस के जी एक संस्कार ही था सर कि हिंदी की कविताएं जी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। किसी को संकोचवश जी सर दिखाते नहीं थे। हाँ सर यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ते हुए दोपहर को खाने का जो समय होता था, छुट्टी मिलती थी, उसमें हम वही कैंपस में पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी जिन्हें हम मास्टर जी कहते हैं, जी 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 मास्टर जी के पास हम लोग जाते थे। सर वहाँ कुछ खा पी लेते थे अवकाश में। जी जी वो कहते थे कि भैया तुम लोग बड़े होशियार हो, जी 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 गणित पढ़ते हो, सर, हम तो गणित में जीरो थे। जी 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 उनके ये कहने से हम इतने होशियार हो जाते थे जी जी कि उन्हें न कभी कविता दिखाई, न कुछ किया, न बताया कि हमको क्या रुचि है। जी जी हम उसी होशियारी में रहते थे कि हम तो गणित के बहुत होशियार हैं। सर जी फिर वो बोलते थे कि देख रहे हो ये बीड़ी जो पी रहे हैं हम, हाँ ये मिडिल से पी रहे हैं। अच्छा हाँ ये बीड़ी क्या बात हम मिडिल से पी रहे हैं, हाँ हाँ तुम लोग बड़े शरीफ हो। जी जी ये बोल देते बख्शी थे। वो पद्मलाल पुन्नालाल हाँ, बख्शी ये जी बोल देते थे अच्छा तो हम लोग शरीफ भी बन जाते थे। जी सर जी जी तो इस तरीके से वो बड़े छोटे बन के, अरे तो उनका निबंध जी जी किस श्रेणी के निबंध वो उस समय लिखते थे, बिल्कुल सर किस कैसी उनकी भाषा थी और बिल्कुल क्या सर, था, बिल्कुल सर वो तो हम समझ नहीं पाते थे जो जी उनका लिखा हुआ। जी सर जी लेकिन वो हम समझते थे कि हम जो लिख रहे हैं वो तो बहुत बोलचाल की भाषा में है, बिल्कुल सर उसको क्या दिखाना। सर
ये कहाँ दिखाने लायक है, जी जी नहीं दिखाते थे कभी, जी सर सर और लिखते रहते थे। जी कभी कभी बीच बीच में जी सर खैरागढ़ में एक जी दो सर गोष्ठियां हुई। बिल्कुल सर वहां रामकृष्ण तिवारी करके हुआ करते थे, उनके घर में एक गोष्ठी थी जी सर जो मुझे याद है अभी भी। जी सर मेरी पहली गोष्ठी थी जिसमें मैं उपस्थित था। सर तो उसमें कपिल नारायण श्रीवास्तव और भी कई लोग उपस्थित थे गोष्ठी में। जी और मैंने कुछ कविताएं सुनाई, एक दो। सर ने बड़ी पसंद की सब कविताओं को, जी जी और बड़ी तारीफ हुई। जी मुझे लगा कि अच्छा है ये तो कविता, लेकिन उस कविता को कहीं छपवाना चाहिए पत्रिका में या कहीं, ये मेरे दिमाग में जरा भी नहीं था। नहीं जी सर गोष्ठियों में सुना दिया बस। जी सर फिर तहसीलदार हो गया और कविताएं यदा कदा कभी कभी जी जी इधर उधर सुनाने के लिए सुना दिया करता। सर सर लेकिन फिर जब डिप्टी कलेक्टर हो गया 92 में, सर यानी 20 साल कविता लिखते हुए हो गया था, जी जी और जब डिप्टी कलेक्टर हुआ और जगदलपुर गया मैं, बस्तर, वहां मुझे बहुत सारी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। जी उसमें कविताओं को पढ़ने का मौका मिला कि कैसी जी कविताएं आ रही हैं पत्रिकाओं में। जी जी तो मैंने देखा कि इससे अच्छी तो मेरी कविताएं हैं, जी 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 मुझे भी भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और मैंने फिर शुरू कर दिया। 25-30 पत्रिकाएं जी थी और उनके पते मेरे पास मिल गए थे। जी उनमें सब में जी मैंने भेजना शुरू किया। जी सर सर अशोक शाह जी कोंडागांव भी उस समय हाँ सहायक कलेक्टर के रूप में आए थे, जी आईएएस से, जी सर सर और वो भी कविताएं जी लिखना शुरू किए थे। जी 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 तो मैं और वो दोनों भेजा करते थे, जी सर सर कविताएं भेजते थे जी दोनों, जी 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 और प्रतीक्षा करते थे कि कहीं छप जाए। जी सर सर बाद में वो एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भोपाल से जी जी सेवानिवृत्त हुए वो सर अशोक सर शाह, सर सर और अभी तक लेखन में लगातार वो चल रहे हैं। जी जी तो इस तरीके से हम लोग की शुरुआत कविता की हुई, और पत्रिकाओं में फिर जब कविताएं आने लगी तो उत्साह बढ़ा। सर सर वो एक अभी चूंकि जिक्र हुआ है तो एक लगा हुआ प्रश्न मैं आपसे कर ही लेता हूँ जी कि हम लोग ने देखा है जगदलपुर में सौभाग्य से मुझे भी आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है और वहाँ पर सर हम लोग देखा कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है वो साहित्य से न केवल जुड़े हुए थे बल्कि वो प्रेरित भी करते रहते थे। हाँ, साहित्य के मामले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या और कोई अधिकारी हैं, उनका उनका अपना एक समूह होता है, ग्रुप होता है, और कुछ उनके अधिकार होते हैं जिससे वो थोड़ा सा कुछ काम कर पाता है वो। जी तो ये सहयोग थोड़ा भी मिल जाए साहित्यिक प्रशासनिक अधिकारियों से, जी तो वहाँ के रचनाकारों को बड़ी सुविधा होती है। जी जी मैं सर मेरा सवाल इस तरह से था कि उनका संवेदनशील होना, हाँ उनका जी, रचना धर्मी होना हाँ, प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में अरे बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि एक उस समय कविताएं लिखता था और संवेदनशीलता मेरे भीतर थी। हाँ ये संवेदनशीलता मेरे प्रशासनिक कार्यों में भी बहुत काम आता था। जी 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 दोनों एक दूसरे के काम आते थे। जी जी प्रशासनिक अधिकारी होना जी ये, और गांव-गांव में घूमना और सबका काम करना, जी ये मेरे कविताओं में काम आता था। जी और कविता में संवेदनशीलता जो है जी जी वो मेरे प्रशासनिक कार्यों में काम आती थी। सर सर तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के जी काम आने वाली क्या बात बातें है हो सर गई, क्या बात है सर तो एक दूसरे के पर्याय बन गए जी दोनों। जी जी सर यहाँ पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के अलावा राजनांदगांव खैरागढ़ में गजानन माधव मुक्ति बोध सहित अनेक लोग रहे। आप जब जगदलपुर में थे तो वहाँ पे
लाला जगदलपुरी जी रहे, लाला जगदलपुरी सुंदरलाल त्रिपाठी जी जी जैसे जी। मनीषी रहे। हाँ तो इन सब साहित्य मनुष्यों का प्रभाव कितना आपकी कृतियों पर आप देखते हैं, या किन-किन साहित्यकारों का प्रभाव आप अपनी कृतियों में देखते हैं? देखिए, सीधा प्रभाव तो ऐसे कृतियों में पड़ता नहीं है, जी, सांस्कारिक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, मैं सांस्कारिक ही सांस्कारिक जी, प्रभाव पड़ता है। सांस्कारिक ही पूछ रहा था सर। और वो ये है, जैसे लाला जगदलपुरी जी थे जी, और सुंदरलाल त्रिपाठी जी थे। जी, मैं वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करता था जगदलपुर में, सर। तो दोनों मेरे घर आया जाया करते थे। जी सर, आते थे लाला जगदलपुरी जी और घंटों बैठते थे। सर। जी, फिर उन्हें भजिया का नाश्ता करवाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी, ये सब होता था। फिर अपनी गाड़ी से मैं उनको छुड़वाता था, जी, वो जी, पैदल ही आ जाते थे। सर। वैसे त्रिपाठी जी भी आते थे, जी, जी, वो भी बैठते थे। जी, जी, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की बहुत सारी बातें वो बताते थे। जी, जी, उस जमाने में वो जमाने के थे वो, जी, जी, और जी, उनके साथ काम कर चुके थे, वो सब बताते थे। जी, जी, लाला जगदलपुरी जी से मैं अक्सर मिलता रहता था, मैं भी उनके घर जाता था। जी, जब भी जाता था तो वो कहते थे कि कुछ कविताएं लिखे हो तो सुनाओ, जी सर, और मैं अपनी कविताएं उन्हें, नई कविताएं हमेशा सुनाया करता था। सर। फिर वो उसमें सलाह भी देते थे, जी, जी, अच्छा है तो तारीफ भी करते थे। जी, 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 और लाला जगदलपुरी जी मुंह देखी तारीफ करने वाले आदमी नहीं थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ, जो ठीक है तो ठीक है, ठीक हाँ, नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल सर, जी, जी, बिल्कुल। जो सर, ठीक नहीं है उसको खारिज कर देते थे, जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं। सर, जी सर, ऐसे व्यक्ति थे, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनना जी, मुझे जी, बड़ा भाता था। जी, अवार्ड था अपने आप में। अवार्ड था वो, जी, जी, अवार्ड था। जी, जी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, जी, 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 बहुत स्नेह था। जी, जी, सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार के लिए जब वो रायपुर आए लेने के लिए, हाँ सर, तो उस समय मैं रायपुर में था, सर, अवंती विहार मकान में जहाँ अभी रहता हूँ वहीं रहता था। जी, सर, तो वो पहले मेरे पास आए, वो जी, 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 दोपहर को, सर, शाम को अवार्ड लेना था, हाँ सर, दोपहर को मेरे पास आए। जी, फिर वहाँ घर में वो आराम किए, जी सर, फिर कुछ खाए पिए, सर, और फिर शाम को मैं उनको लेके गया अवार्ड के लिए। सर, वो मुझसे सदैव प्रेम जी, जी, करते रहे, सर, और सिर्फ मेरे से प्रेम नहीं करते रहे, जी, मेरी रचनाओं से भी प्रेम करते रहे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी जी, सर, कि मेरी रचनाओं की वजह से मुझे प्रेम किया जी, उन्होंने। सर, हाँ, और उसमें सिर्फ कविताएं लिखता था हाँ, मैं, जी, ये उपन्यास वगैरह तो बाद में आया। जी। तो सर आपने काफ़ी कविताएँ लिखी हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तार को आ गई, हल्की सी हँसी, जी इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, और आपका ये मेरे ख़्याल से ये तीसरा उपन्यास जो है, अभी तीसरा तीसरा उपन्यास आ है, रहा है सर। आ रहा है। तो सर आप गद्य और पद्य में किस विधा में आप अपने आप को सहज रूप से व्यक्त कर पाते हैं, या दोनों को किस तरह चुनते हैं? मैं पहले ही ये बता दूं कि इतने दिनों तक कविताएं लिखने के बाद मैं गद्य में आया कैसे? जी, जी, अचानक मैं गद्य में आ गया, जी, और 5 संग्रह मेरे आ हाँ, चुके थे। हाँ, हाँ। 4 संग्रह, एक तो तार को, पहले 4 संग्रह आ हाँ, चुके थे। हाँ, तार को आ गई, हल्की सी जी, हंसी, जी, जी, भित्ति पर बैठे लोग, लोग, हाँ सर, जो तितलियों के पास है, जी सर, और सफेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता था। रहता है, जी सर, लोग मेरे को शीर्षकों के लिए भी बोलते हैं कि हाँ, आपके शीर्षक बड़े अच्छे होते हैं। जी सर, तार को आ गई अपने आप में हल्की सी कविता, हंसी, जी, हाँ, तार को आ गई सर, हल्की सी हंसी, अपने आप में कविता हाँ, है ये, तो जी, अपने आप में कविता है। बिल्कुल सर, सफेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता पीला था, रहता है, क्या पीला बात है, रहता था। जी सर, तो ये कविताएं लिखते हुए सर, काफी समय हो गए थे, और मैं रायपुर में आया था। मैं रमेश अनुपम जी के संपर्क में जी, 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 इस बीच रहा। जी सर, वो
रमेश अनुपम जी दैनिक भास्कर के लिए जी एक कॉलम साप्ताहिक जी लिख रहे थे जी जिसमें संस्मरण दिया जाना था। हाँ सर तो मुझे कहा कि आप संस्मरण लिख दीजिए जी सर दैनिक भास्कर के लिए। सर सर अरे मैं बोला मैं क्या संस्मरण लिखूंगा, मैं कविताएं लिखता हूँ, कविताएं बोलो तो दे देता हूँ। जी सर नहीं नहीं, आप संस्मरण लिखो। सर सर तो मेरे दो संस्मरण तैयार हो गए, जी सर एक तो खैरागढ़ पर जी सर और एक राजनांदगांव पर। बिल्कुल सर तो खैरागढ़ वाला जो संस्मरण है जी सर जी जी वो मैं जयप्रकाश मानस को दे चुका था। वो ऑनलाइन में कुछ वो चला रहे थे उस समय हाँ पत्रिका का, तो उसमें उन्होंने खैरागढ़ को डाल दिया था। जी सर और नांदगांव का जो संस्मरण है वो मैंने इनको दे दिया, जी सर रमेश अनुपम को, जी सर उसमें देने के लिए सर सर दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर में। जी सर दैनिक भास्कर में लोगों ने, बहुत लोगों के फोन आए मेरे पास, अप्रिशिएट किया बहुत अप्रिशिएट बढ़िया। किया, सर बहुत सर पसंद किया। जी विशेषकर रमेश अनुपम ने कहा जी कि आपकी गद्य की लेखनी तो हाँ बहुत जी अच्छी लेखनी है हाँ सर और आप गद्य अच्छा लिख सकते हैं, जी जी आपको तो उपन्यास लिखना चाहिए। क्या बात है। जी सर अब मैं उनकी बातें सुनता और मैं बोलता मैं क्या उपन्यास लिखूंगा। जी सर नहीं, बोले आपका बड़ा औपन्यासिक दिमाग है जी आपके भीतर, जी सर जिस प्रकार से आप गद्य में काम कर रहे जी हैं, जी लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, जी आप तो अच्छा उपन्यास लिख सकते हैं। जी जी तो एक कवि का तो इस गद तरीके से गद्य में, हाँ सर गद्यकार होना हाँ वो ज्यादा उसमें काव्यात्मकता आती है तो उसकी संप्रेषणीयता हाँ, कहीं ना बढ़ कहीं जाती है। कविता की बातें भी गद्य में आ जाती हैं जी सर 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 थोड़ा सा। वो कोमलता। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो कविता जो है हाँ सर अपना प्रभाव तो दिखाती है गद्य में भी, हाँ सर और इस तरीके से गद्य और पुष्ट हो जाता है। सर सर नहीं तो रूखा सूखा सा गद्य अगर है हाँ तो सर उसमें बहुत मजा नहीं रहता, नहीं मजा बहुत मस्ती नहीं होती है। जी सर तो रमेश अनुपम ने कहा तो मैं सोचा कि जरूर मैं जी लिखूंगा। सर 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 ये जो संवेदनशीलता है और ये एआई युग है। हम लोग देख रहे हैं सर कि आप एआई को आदेश दीजिए वो खटखट खटखट कविता लिख देते हैं, एआई को आदेश दीजिए वो खटखट खटखट गद्य लिख देते हैं। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये तकनीक का प्रवेश लेखन के क्षेत्र में ये मनुष्यता के लिए हाँ ये किस तरह का असर इसमें होने वाला है? हाँ, एआई अब धीरे धीरे सबके जनजीवन में प्रवेश कर रहा है। जी इसके पहले कुछ टेक्नोलॉजी ने प्रवेश किया था, हाँ सर सोशल मीडिया ने अपना स्थान बनाया था, जी और उस सोशल मीडिया ने और ये टेक्नोलॉजी ने जी इतने साहित्यकार, इतने कवि और इतने उपन्यासकार, इतने कहानीकार पैदा कर दिए जी सर कि कई गुना ज्यादा लिखने वाले हो गए। जी सर इसे आप ये भी मानेंगे कि ये तरक्की है, जी सर लेकिन ये भी मानेंगे कि उसमें से अच्छा चुनना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है सर सर अच्छा चुना जाए जी पढ़ने के लिए, सर ये चुनना बहुत कठिन है। जी सर सर क्योंकि उस टेक्नोलॉजी से जो एक नुकसान भी हुआ जी कि बहुत सारे लोग लिखा और तुरंत उसमें डाल दिया, हाँ हाँ जी उसका अध्ययन नहीं किया, जी उसका ठीक से। कई बार कवि जो है 20 कविताएं लिखते, उसमें से एक कविता चुन के जी और उसे वो पत्रिका में छपवाते थे सर सर या पढ़ते थे, 19 को खारिज कर देते थे। सर सर अब कवि 20 लिखता है और 20 डाल देता है उसमें सोशल मीडिया में, जी जी तो 20 गुना तो ऐसे ही बढ़ गए। हाँ सर तो इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी ने भी नुकसान किया साहित्य का, जी सर और पाठकों को मजबूर किया कि आप हजारों और लाखों कृतियों में से एक चुनिए आप पढ़ने के लिए। हाँ सर बहुत कठिन काम हो गया जी जी सबके लिए। सर
ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात जो अभी तक सबके जनजीवन में आ चुका है। हाँ सर। अब एआई की बात जो है, जी सर। एआई साहित्य के लिए जी सर। खासकर जी सर। ये तो बहुत नुकसानदायक लग रहा है, सर सर। क्योंकि एक प्राकृतिक जो मस्तिष्क है, जो प्राकृतिक ढंग से सोचता है, हाँ सर। धीरे धीरे सोचना बंद कर देगा शायद। बिल्कुल सर। हाँ। प्राकृतिक रूप से किसी के मस्तिष्क में कोई दिमाग में बात आती है, हाँ सर। वो आनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सर। खाली एआई ही लिखेगा, वो काम करेगा। बिल्कुल सर। सर। फिर ये होगा कि 2000 लोग, 2000 कवि हैं, वो 2000 कवि एक ही जैसे लिख रहे हैं, बिल्कुल सर। कोई उनमें फर्क नहीं दिखाई देगा। हाँ सर। अभी एक एक सबका मस्तिष्क अलग अलग सोचता है, हाँ सर। अलग अलग कृतियां मिलती हैं, सर सर। अलग अलग सोच आपको पढ़ने को मिलता है, जी सर। बिल्कुल अलग अलग टेस्ट मिलते हैं। जी। फिर वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर। जी, एक बहुत ही मशीनी लेखन। मशीनी लेखन शुरू हो जाएगा। जी सर। तो वो जो विभिन्न प्रकार के जो आपको सुस्वाद हाँ। का आनंद मिलता था, हाँ सर। वो ना मिलके आपको जी। एआई जो है एक ही प्रकार का देगा, या देगा अगर 4 प्रकार का तो बहुत आर्टिफिशियल ढंग से देगा वो। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। हमारे बीच में ओंकार जी हैं और आप पे शोध कर रहे हैं। हाँ, हमारे इनके बारे में मैं बता दूं कि ये मेरे ऊपर शोध कर रहे हैं, ओंकार प्रसाद जी। और बहुत ये 2 उपन्यासकारों पे तुलनात्मक ढंग से शोध कर रहे हैं, मेरे ऊपर और रणेंद्र के ऊपर। सर। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है सर सर तो कि ये ओंकार जी को मैं ये माइक दे रहा हूँ सर। ओंकार जी भी आपसे, हमारे युवा हैं, युवाओं के सवाल इनके पास में भी है। जी तो ओंकार जी आप प्लीज। सर इस बीच में आपसे ये निवेदन है, चाय भी साथ साथ चलती रहे। हाँ, चल जाएगी। तो चाय देना, चाय बना दो। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सर्वप्रथम आपको सादर प्रणाम। और आज मुझे ये अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सर ये मेरा पहला है ये साक्षात्कार इस तरह से सोशल मीडिया में। तो सर जैसे कि सर आपके उपन्यास भूलन कांदा पर भूलन द मेज फिल्म बनी है, तो जो न्याय व्यवस्था है सर आज तक का, वो किस तरह सही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। उसमें ग्रामीण न्याय की बात की गई है भूलन कांदा में, जी उपन्यास में। कुछ लोग पूछते हैं कि ये भूलन कांदा क्या है, जी सर। फिर उनको मैं बताता हूँ कि भूलन कांदा ऐसा है कि जंगलों में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा है, कांदा है, उस पे पैर पड़ जाने से लोग भटक जाते हैं, वहीं वहीं भटक जाते हैं, जी और जब तक कोई छू नहीं देता वो भटकते रहते हैं। जी सर। किसी के छूने से वो फिर से रास्ता दिखने लगता है। ये है भूलन कांदा। जी सर। फिर लोगों ने पूछा कि उपन्यास का नाम भूलन कांदा क्यों रख दिया, जी सर। तो फिर मैं बताया कि ये न्याय व्यवस्था जो है ये भी तो ऐसी भटकी हुई है, जी इसको भी छूने की जरूरत है किसी को। पूरी न्याय व्यवस्था जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं से ये भटकी हुई है। यही न्याय व्यवस्था में सब लगे हुए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लगे हैं, नीचे से ऊपर तक सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे इसे सब ठीक किया जाए, जी सर। और ठीक भी कर रहे हैं। जी उस रास्ते पे सब चल रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, जी उस पर काम भी हो रहा है। ग्रामीण न्याय व्यवस्था को हमने सामने लाया, एक गांव में कैसे बैठ के और सब न्याय करते हैं,
जी सर। और उसका क्या असर होता है गांव पे। गांव वाले किसको सजा मानते हैं? जेल जाने को सजा मानते हैं? नहीं मानते। यहाँ धूप में बैठे हैं, वहां धूप में बैठे रहेंगे, उनके लिए क्या सजा? यहाँ घर में खाना खा रहे हैं, वहां भी जेल में खाना मिलेगा, उनके लिए क्या सजा? जी सर। उनके लिए जो गांव में नाव धोबी बंद कर देते हैं वो सजा है। जी सर। जी जी, नाव धोबी बंद माने बहुत बड़ी सजा। बहुत बड़ी सजा। जी जी, और रोज देखता है कि आज सबका दाढ़ी बना रहा है ये नाव, मेरा नहीं बना रहा है, बिल्कुल। मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, जी सर। ये उसको सजा लगता है। जी सर। तो ग्रामीण न्याय में जो सजा है वो सजा है, जी जी जी, उसमें जो सुविधाएं दे रहे हैं वो सुविधाएं हैं। जी सर। कुछ लोग ये भी पूछे मेरे को कि आपके भूलन कांदा उपन्यास में कोई निगेटिव पात्र नहीं है, जी सर। सारे पॉजिटिव हैं, जी क्या ऐसा भी कोई गांव है क्या? तो मैं उन्हें बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे गांव हैं, जी और सचमुच हमें वो एक ऐसा गांव महुआ भाटा मिल गया जी, जहां बुलंद इमेज की शूटिंग हुई। जी। वो गांव बिल्कुल वैसी मिल गया जैसा बुलंद कांदा में, ज्यादातर गांव यहाँ के ऐसे ही हैं, और ज्यादातर गांव ऐसी हैं। ऐसे ही हैं, थोड़ा शहर से आप दूर चले जाइए जंगल ऐसे में, ही मिलेंगे। जंगल में ऐसे ही गांव मिलेंगे। बिल्कुल सर। हाँ हाँ तो छत्तीसगढ़ में है, हाँ हाँ सर। लोग दूर दूर से मुझे फोन करके पूछते हाँ, हैं ऐसा गांव कहीं है क्या? हाँ जी सर। सर्वत्र तो है। मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में है ऐसे गांव, अभी बचे हुए हैं। बिल्कुल जी जी हाँ। जी। सर मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ आपसे कि एक साहित्यकार की कृति जब एक फिल्म का आकार लेती है, एक फिल्म के रूप में ढलती है, तो वो एक साहित्यकार के लिए किस तरह का अनुभव होता है? क्या वो कृति और फिल्म में कितना फिल्म में वो कृति आ पाती है? मनोज वर्मा जो इसके निर्माता निर्देशक जी हैं, वो पहले ही तय कर चुके थे। जब मैं लिख रहा था जी एक फिल्म की उनकी वो थी, ओपनिंग थी, जी, उसमें मैं गया हुआ था, हाँ सर। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँ अभी, जी जी, भूलन कांदा, हाँ सर। संक्षेप में ऐसा ऐसा है। जी जी, वो सुन के बोले मैं इस पे पिक्चर बनाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है। उसी दिन बोल दिया, मेरा उपन्यास क्या? पूरा नहीं हुआ था, हाँ हाँ जी सर। लेकिन उस दिन बोल दिया कि जैसे उपन्यास पूरा हो जी मुझे दीजिए जी, और मैं इस पे पिक्चर बनाऊंगा। क्या बात है। तुरंत उनको जी, स्ट्राइक वो हो भी गया। काफी संवेदनशील निर्देशक हैं, जी बहुत सर, जी सर। उम्दा। संवेदनशील जी, बहुत निर्देशक अच्छा। हैं हाँ, और छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छा पकड़ते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और उसी दिन उन्होंने कह दिया कि मैं भूलन कांदा पे फिल्म जी बनाऊंगा। जी सर। और किताब आने के पहले बया में पूरी कहानी, पूरा उपन्यास जो है हाँ वो आया बया में। हाँ सर। और बया में जब उपन्यास को विष्णु खरे जी पढ़ते हैं जी तो तुरंत फोन करते हैं मुझको पढ़ के। जी बम्बई में थे उस समय विष्णु खरे जी, सर सर, देश के सबसे बड़े आलोचक, बिल्कुल सर। और उनसे भी तारीफ पाना बहुत कठिन। हाँ सर, बड़े से बड़ा जो इसका साहित्यकार हो उनसे थोड़ी सी भी तारीफ नहीं पा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तारीफ के लायक है तो तारीफ करेंगे, हाँ सर, नहीं तो खारिज कर देंगे बिल्कुल। हाँ सर। लीजिए लो आप लो ना, मोहन दे रहे हैं। सर, लीजिए, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, लीजिए। तो वो विष्णु खरे जी जो है तुरंत फोन करते हैं जी कि एक दो बार मैं मिल चुका था उसके पहले सर। उनसे, बख्शी बोल तुमने क्या कर दिया, यहीं से शुरू किए क्या हो, बात। तुमने क्या कर दिया। आप अरे चौंक मैं गए बोला होंगे। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? हाँ हाँ अरे बोले तुमने भूलन कांदा उपन्यास लिखा है ना? हाँ मैं बोला हाँ, तो बया में मैं पढ़ रहा हूँ। जी आपने तो आश्चर्यचकित कर दिया मुझे। हाँ चकित हूँ बोले इसको पढ़ के, जी जी चकित हूँ, क्या कर दिया आपने? सर। अब मेरे को वो कुछ बोलने नहीं दिए, आधा घंटा बोलते रहे जी जी उसके बारे में। सर। बोले ये तुम नहीं समझ रहे हो कि तुमने क्या कर दिया है, जी ये क्या प्रभाव लेके आएगा आगे, इसका क्या भविष्य होगा, तुम कुछ नहीं जानते, जी जी, तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ सर।
ऐसा बोला उन्होंने। सर। फिर बोले तुम आ सकते हो क्या बम्बई, जी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ सर। फिर मैं और रमेश अनुपम बम्बई गए, जी। उनके साथ 2-3 बैठकें हुई। जी। वो उसके बारे में और मुझे पूछते रहे। जी। वो पूछे कि ये मुखिया के सामने गांव वाले बीड़ी पियेंगे क्या? आपने कहा है कि बीड़ी पियेंगे। जी। मैं बोला मुखिया ही बांटता है उन लोगों को बीड़ी, बिल्कुल सर। और तब वो बीड़ी पीते हैं। हाँ। अच्छा, बोले वाह। तो छोटी छोटी बातों को भी वो जी, लेकिन मुझसे, यानी कितनी बारीक चीज और वो पकड़े बोले हैं मैं वो। 3 बार पढ़ चुका हूँ, बोले इसको हाँ। 3 बार पढ़ चुका हूँ। हाँ। और ये मैं दिमाग से मैं ये नहीं निकाल पा रहा हूँ जी। कि ये कालजयी उपन्यास नहीं है। हाँ। ये दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये सर। कालजयी है बिल्कुल सर। उपन्यास। आप सर। और आप क्या लिख दिए? बोले जी सर, आपने अभिनय भी तो किया है फिल्म में। नहीं, मेरा अभिनय नहीं है। सर। सर। मैं 1-2 दृश्यों में दिखा हूँ। जी जी जी। मेरे नाम से अशोक मिश्र जी जो हैं, अच्छा, वो एक पात्र के रूप में। वो पात्र संजीव बख्शी के नाम से पात्र हैं, वो गुरुजी बने हैं। सर। सर। और ये बताया है कि भूलन कांदा उनने लिखा, जी। इसलिए उनका नाम संजीव बख्शी रख दिया। जी जी जी। तो वो पात्र हैं जी जी। अशोक सर। मिश्र जी। जी जी। ओंकार जी भी कुछ जुड़ा हुआ सवाल है शायद इनके अंदर। हाँ हाँ, सर। बताइए। सर, रचना का विचार कैसे आया सर? क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में रहते हुए एक जमीनी स्तर का जो रचनाएं की हैं, इस पर आप कुछ बताइए सर। जैसे मैं अभी बताया कि बस्तर में रहने से, बस्तर में कोई भी जाता है थोड़ा सा तो रचनात्मक हो ही जाता है। जी जी। हो ही जाता है, बिल्कुल। जी जी। हो जाता है। हाँ हाँ। और जो पहले से थोड़ा सा है रचनात्मकता उसमें भीतर में, वो निखर। तो वो और निखर के बाहर आ हाँ, जाता है। बिल्कुल। जी तो वो अनुभव था। जी। जी सर। एक आदिवासी गांव में कैसा बैठता है, जी सर। कैसा बोलता है, जी सर। जी कैसे उठता है, जी। कैसे चलता है, जी अंगीठा के सामने बैठे हुए 4 लोग क्या बात करते हैं, जी। ये सब मेरे जहन में था। जी, आपकी लेखनी द्वारा आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ऐसा कुछ? वैसे कोई सोच कर तो लेखनी करता नहीं कि मैं कोई संदेश देने वाला हूँ, जी लेकिन समग्र रूप से मेरे खुद अपनी रचनाओं को देखता हूँ, उपन्यासों को, कविताओं को, कहानियों को, सबको देखता हूँ। समग्र रूप से जब सोचता हूँ उसके बारे में, जी तो सब मुझे कुछ संदेश देते हुए लगते हैं। जी जी। जी। वो ऐसे संदेश देते हुए लगते हैं कि अभी इस समय का समय जो है बहुत खराब हो गया है, जी जी। और उसे कुछ अच्छा कैसे बनाया जाए, जी जी या उसमें से जो अच्छा है उसे सामने कैसे लाया जाए सबके सामने, सर। जी कि ये चीज अच्छा है, जी जी। ये अच्छाई है। जी सर। अभी क्या हो रहा है कि अच्छाइयाँ सामने बिल्कुल नहीं लाई जा रही हैं, जी अब बुराइयां ही बुराइयां सामने आ रही हैं। बिल्कुल सर। हाँ हाँ। बुराइयां जिसमें भी देखिए, आप न्यूज़पेपर में देखिए, कहानी कविताओं में, उपन्यास में देखिए, कविताओं में देखिए, तो सब समस्याओं को लेकर सामने आ रहे हैं, बुराइयों को लेकर सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी जो है। जो एक अगर कहीं अच्छाई है तो उसको भी तो सामने लाना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो एक मेरा सबसे बड़ा संदेश यही जाता है उसमें, जी सर। कि अच्छाइयों को कैसे सामने लाया जाए, जी सर। सामने कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा संदेश मेरे लिए। बहुत बढ़िया सर। आपकी ये जो नई कृति आ रही है सर, दाल ये चना हाजिर हो। कैसे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? किस प्रकाशन से छपी है, कहाँ उपलब्ध ये होगी? अंतिका प्रकाशन से, हाँ। ये मेरी 5वीं किताब है जो अंतिका प्रकाशन से छप रही है। बिल्कुल सर। भूलन कांदा भी वहीं से आया था। जी 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 जी। और ये अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद हाँ हाँ हाँ। से छपकर आई है, और अभी विश्व पुस्तक मेला चल रहा है अच्छा। 1 फरवरी से 9 फरवरी तक। हाँ हाँ। तो इसमें 2025 का जो 1 फरवरी से 9 फरवरी है, हाँ इसमें विश्व में पुस्तक मेला में वो उपलब्ध है हाँ। स्टॉल में। हाँ हाँ। और हो सकता है 15 तारीख तक वो हमारे हाथों में आ जाए, हाँ हाँ। और अमेज़न में भी आ जाए। जी जी जी। अमेज़न में भी तो अभी जो दिल्ली में जो लोग हैं या छत्तीसगढ़ से जो वो लोग ले दिल्ली सकते जा हैं, रहे हैं, वहाँ वो खरीद ले सकते हैं, हैं। वहाँ खरीद सकते हैं। और फिर यहाँ रायपुर में तो उपलब्ध हो ही अभी जाएगी। 15 के बाद आ जाए जी रायपुर जी। में। जी सर। सर, एक आध
कविता सुनाते सर हमें। सर मेरी भी इच्छा है सर, एक कविता आपसे सुन ली जाए। एक कविता जरूर सुनाएंगे। जी 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 मैं ये जो नया संग्रह है जी 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 सर मैं उसमें से जी एक कविता मैं जी सुनाता हूँ। सर चाय पकड़ लूँ सर मैं? नहीं, हो जाएगा। एक गरीब बीमार के लिए जरूरी है एक गरीब डॉक्टर। जी सर। ये एक कविता है। एक गरीब मतलब एक गरीब क्या बीमार के लिए बहुत बढ़िया सर। जरूरी है एक गरीब एक डॉक्टर, गरीब डॉक्टर। क्या बात है, क्या बहुत बात बेहतरीन सर। एक गरीब बीमार के लिए जरूरी है एक गरीब डॉक्टर जो सस्ती दवाइयों के नाम जानता है। क्या बात है। नब्ज पर हाथ धर जान ले मर्ज और पूछे ना कि सुबह क्या खाए। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। नब्ज पर हाथ धर जान ले मर्ज और पूछे ना कि सुबह क्या खाया। चिकित्सक के लिए सोचते गरीब बीमार, चिकित्सक के लिए सोचते गरीब बीमार। हम फीस देंगे तब तो उसका चलेगा घर, क्या खाएगा। क्या खाए। सोच समझ कर देना चाहिए फीस। मोहल्ले की बैठक में एक तरह से तय कर दी गई फीस और यह भी कि कोई चिकित्सक से न कहे यह तय फीस है अच्छा जी कि उनको लगे यह सब है अपने आप। जी गरीब चिकित्सक ने देखा आखिर रात में तो देखे 100-100 के नोट। उसे याद आ गए चेहरे, याद हो आया संभाल संभाल कर रखे गए थे नोट। जी और दिन की तरह इन्हीं चेहरों पर मासूमियत कम थी। जी वह चेहरों पर मासूमियत चाहता था, जी फिर से वही होना चाहता था वो गरीब चिकित्सक। जी एक ईमानदार गरीब चिकित्सक के लिए जरूरी है गरीबों के चेहरे पर मासूमियत। गरीब मोहल्ला के लिए जरूरी है पास एक गरीब चिकित्सक। क्या बात है। सच जाने इस चिकित्सक की समझ से अलग, जी इस चिकित्सक की समझ से अलग और इन चेहरों की मासूमियत के बरक्स कोई अमीर नहीं होना चाहता, जी कोई अमीर नहीं होना चाहता। जी यहाँ माल कौंस का आलाप चल रहा था, हाँ सब एक साथ गा रहे थे, जी एक कवि मुग्ध सुन रहा था। क्या बात क्या सर, ये बहुत उम्दा कविता आपने सुनाई और बहुत उम्दा बातचीत आज बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आज आपके साथ में हुई है सर। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ओंकार भाई का भी सर, बहुत 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 आभार बहुत व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। और ओंकार भाई से तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है जी ये अ, साझा चैनल है, ये आपका भी चैनल है बिल्कुल सर, और इसी तरह आप जुड़े रहिए। बिल्कुल सर। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मैं बख्शी सर से आग्रह करूँगा कि वे हमारे इस चैनल पे आते रहें और इसी तरह हमें संस्कारित करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।